नमस्कार। मानवीय गतिविधियों के चलते आज जो पृथ्वी है वो जबरदस्त तरीके से संकट का सामना कर रही है। हम ये लगातार देख रहे हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है उसका असर दिखने लगा है। वैश्विक स्तर पर ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। हमने देखा है कि जिस तरीके से नेचर का अंधाधुंध दोहन और बेतरतीब विकास किया जा रहा है, उसके दुष्परिणाम अब दिखने लगे। आज मेरा विषय भी यही है कि जो हम जिस तरीके से नेचर के साथ हमने खिलवाड़ किया है, मानव ने जो खिलवाड़ किया है, विकास के नाम पे खिलवाड़ किया है, तो उसका असर बहुत ही स्पष्ट तौर पे दिखने लगा है। हमने देखा कि वो चाहे उत्तराखंड के जंगल हो, उनमें आग की कितनी घटनाएं हुई। हम पिछले कुछ वर्षों से ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो बारिश है जब होती है तो जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर किस तरीके से तबाही होती है, नेचर की तबाही होती है। तो वो क्यों सब हो रहा है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और जो जलवायु परिवर्तन है वो सिर्फ भारत के लिए एक चुनौती नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर आज ये बहुत बड़ी चुनौती है। हमने ये देखा कि आज सिर्फ दिन ही गर्म नहीं होती, बल्कि रातें भी गर्म होने लगी हैं। और हम इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर हैं कि आखिरकार ये परिवर्तन लगातार क्यों हो रहा है। तो हमने देखा कि वो चाहे पहाड़ हो, नदियां हों या मैदानी इलाके हों, वहां पर लगातार हमें जो है क्लाइमेट में चेंज देखने को मिल रहा है। ये भी हमने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में, खासतौर से हम यदि तुलना करें 1971 की, भारत की बात करें, तो 1971 में जो भारत का तापमान था, मतलब मैक्सिमम जो तापमान की बात करें वो 44.9 डिग्री सेल्सियस था। 2024 में हमने देखा कि किस तरीके से तापमान जो है बढ़ करके 52 डिग्री सेल्सियस हो गया। यानी इतने वर्षों में जो है तापमान 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक है। और ये जो हीट वेव है, ये रेड कैटेगरी की हीट वेव है। और इसके चलते जो नेचर में बहुत जबरदस्त तरीके से परिवर्तन आया है। यही कारण है कि हम देखते हैं जब कोई भी जो जानवर है जंगल से बाहर निकलता अपनी प्यास बुझाने के लिए, तो उसका मानव के साथ संघर्ष होता है। संघर्ष होने का कारण भी यही है। हमने देखा कि पहाड़ी इलाकों की जो जलाशय है वो सूख रहे हैं, जो बरसात पर निर्भर है नदियां वो सूख रही हैं। और ये भी हमें देखने को मिला कि जो नदियां, बड़ी नदियां हैं, उनका जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। जो हिमालय हैं, जो ग्लेशियर हैं, वो पिघल रहे हैं। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। और पिछले एक सदी के अंदर यदि इस बात की तुलना की जाए तो हम देखेंगे कि 8 इंच जल स्तर समुद्रों का बढ़ चुका है। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन ये सिर्फ मानव के लिए ही नहीं, बल्कि जो वैज्ञानिक हैं, इसका अध्ययन करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी बहुत ही आश्चर्यपूर्ण है। और देखिए, ये कोई विकासशील देशों की समस्या नहीं है, ये आज समस्या विकसित देशों की भी है। क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है वो विकास के चलते हो रहा है। लगातार समझने की आवश्यकता यह है कि लगातार जो है कार्बन गैस का उत्सर्जन बढ़ रहा है, एसी बढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट का एरिया कम हो रहा है। और इसके अलावा लगातार निर्माण कार्य चल रहा है, बहुत सारे विकास के कार्य हो रहे हैं जिसके लिए हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। और जब प्रकृति से हम छेड़छाड़ करते हैं तो नेचुरली जो तापमान है वो तापमान प्रभावित होता है। और हमने ये भी देखा कि अप्रैल के महीने तक बर्फबारी हो रही है। ये जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो परिवर्तन
कोई एक दिन का काम नहीं है, ये लगातार। अच्छा, विकासशील देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन की गैसें उनको कैसे कंट्रोल करें। अभी उनको अपना डेवलपमेंट करना है, लेकिन जो विकसित देश हैं उनका ये मानना है कि हम इसकी कीमत क्यों चुकाएं। ये विकासशील देशों की समस्या है, लेकिन इस बात पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि यह समस्या सिर्फ विकासशील देशों की नहीं बल्कि विकसित देशों की भी है। क्योंकि यदि ये समस्या लगातार बढ़ती है, लगातार तापमान बढ़ता रहता है, जो नदियों का, समुद्रों का जल स्तर बढ़ता रहता है, तो ये जो मानव है, मानव के अस्तित्व पे खतरा पैदा हो सकता है। तो जब मानव के अस्तित्व पे खतरा पैदा हो सकता है, तो वो सिर्फ विकासशील देशों की समस्या नहीं रहेगी, ये जो विकसित देश हैं उनको भी वो अपने चपेट में लेगा। तो जब चपेट में लेगा तो सभी को मिलकर इस पर चिंतन, मंथन और मनन करने की आवश्यकता है। जो ये जलवायु परिवर्तन है और जिस तरीके से प्रकृति तबाही की ओर बढ़ रही है, उसके लिए एक कारण जिम्मेदार नहीं, ना एक देश जिम्मेदार है। हम ये भी नहीं कह सकते सिर्फ विकासशील देश ही इसके लिए जिम्मेदार है। इसके लिए सर्वाधिक अगर कोई जिम्मेदार है तो वो विकसित देश है। जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है, उसके लिए जो लगातार घरों में, कार्यालयों में जिस तरीके से एसी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वो एक कारण है। दूसरा, भूजल की कमी होना और भूमि से लगातार जो खनिज हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, उनका अंधाधुंध तरीके से दोहन करना, जंगलों का लगातार कम होना, फॉरेस्ट को खत्म करना। इसके अलावा जो है और कई ऐसे कारण हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। उनमें यदि मैं बात करूं वो है कि जैव विविधता की कमी और जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी है, पृथ्वी की जो चुंबकीय क्षमता है उसका कम होना। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके चलते जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जो बेहद चिंताजनक है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है और ये बिल्कुल जो विकसित देश हैं ये समझ कर और ये कह कर कि इसके लिए विकासशील ही जिम्मेदार हैं, छोड़ देने से ये जो विकसित देश हैं उन पर भी बहुत बड़ा संकट निकट भविष्य में आने वाला है। तो इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? इसका स्थायी समाधान निकालने की आवश्यकता है, जिसके लिए इन विकसित देशों को सबसे पहले पहल करनी होगी। उसके लिए एक आयोग बना के सर्कुलर इकोनॉमी की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। सर्कुलर इकोनॉमी की व्यवस्था करने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ में ही जब चीजों को रिसाइकिल किया जाएगा तो जो वनों का कटाव है वो रुकेगा और जो जल का रिसाइकलिंग है वो प्रोसेस शुरू होगा। जब ये सारी प्रक्रिया शुरू होगी तो जिस तरीके से जलवायु पे असर हो रहा है और जो कहना चाहिए जो मिट्टी है, जो भूमि है, उसमें कार्बन के तत्व बढ़ रहे हैं, वो कम होना शुरू होंगे और उसका जो समाधान है उसके लिए जो COP 28 के जो निर्णय हैं उनको भी गंभीरता से लागू करना होगा। जो पारिस्थितिकी के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनको सख्ती के साथ लागू करना होगा। अगर ये सभी प्रयास सामूहिक तौर पर, वैश्विक स्तर पर, ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका की समस्या नहीं है, ये चीन की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है जो बहुत जरूरी है उसको एड्रेस करना। यदि समय रहते इसको एड्रेस नहीं किया गया तो मुझे लगता है पूरे मानव जात के समक्ष बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।